हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा थंबनेल में, हम लोग पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। कक्षा 10वीं का ये पहला चैप्टर है गणित का। इस चैप्टर में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वास्तविक संख्या से। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। पहले हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में आखिर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, इतनी सारी चीज़ें जाननी है। क्या जानना है? पहला तो हमें एक प्रमेय पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर एल्गोरिथम। ये पढ़ना है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा या एल्गोरिथम। ठीक, जब ये हम लोग सीख जाएंगे तो इसके प्रयोग से दो नई चीज़ें सीखेंगे। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से दो नई चीज़ें सीखेंगे। क्या क्या? पहली चीज़ सीखेंगे दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा ज्ञात करना। दो धनात्मक पूर्णांकों का मतलब दो संख्या दी रहेगी। मान लेते हैं कि 20, 25 दो संख्या है, इनका हम लोग मौसा ज्ञात करना सीखेंगे इसके प्रयोग से। या फिर कोई बड़ी संख्या दी हो 3450, 351, इस तरह की कोई संख्या दी हो तो इसका इन दोनों संख्याओं का मौसा ज्ञात करना सीखेंगे हम लोग इसके प्रयोग से। बात समझ आई? उसके बाद हम लोग दूसरा जो अनुप्रयोग देखेंगे वो सीखेंगे कि संख्याओं का रूप किस तरह का होगा। संख्याओं का रूप मतलब जैसे मान लो कि 5 से कोई विभाजित होने वाली संख्या है तो उस संख्या का रूप किस तरह का होगा। या फिर कोई 3 से विभाजित होने वाली संख्या है तो उस संख्या का रूप किस तरह का होगा। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे उस टाइम अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आएगा। ठीक ना। जैसे कोई कहेगा कि आप सिद्ध करो, प्रूफ करो कि सम संख्या जो है 2q के रूप की होती हैं और विषम संख्या 2q + 1 के रूप की होती हैं। ऐसे प्रूफ करने को मतलब कि ऐसा रूप सम संख्या का मिलेगा, ऐसा रूप आपको विषम संख्या का मिलेगा। ये जब हम लोग तब सीखेंगे जब हम लोग ये सीख जाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बात समझ आई? अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय पढ़ना है वो पढ़ना है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब ये क्या है सीखेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बात समझ में आ रही? तो जब ये सीख जाएंगे तो इसके प्रयोग से हम लोग दो नई चीज़ें सीखेंगे। कौन कौन सी? एक तो अपरिमेयता सिद्ध करने में, मतलब अपरिमेयता सिद्ध करने में कहने का मतलब कि जैसे √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, 3 + √5 ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं को सिद्ध करना होगा कि ये सच में अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का। ठीक, उसके बाद लास्ट में जो लास्ट टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक ना। आपको क्लास 9th में बताया गया है कि परिमेय संख्या जो होती है उनका दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है, दो तरह से। तो हम लोग देखेंगे कि कोई परिमेय संख्या होगी, मान लो कि 5/2 है, ये परिमेय संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। ठीक ना। जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में तो समझेंगे कि ये क्या होता है। तो इस चैप्टर में हमें इतना सब पढ़ना है। एक एक को बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोग जो चैप्टर का नाम है वहीं से शुरुआत करते हैं कि आखिर वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। ठीक ना। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं हम लोग देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग इस वीडियो में सिर्फ एक थ्योरम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का। यही थ्योरम पढ़ के इस वीडियो को समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके प्रयोग से जो मासा निकालना है दो संख्याओं का वो कैसे निकाला जाता है, ठीक, या फिर संख्याओं का रूप क्या होता है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग सीखते हैं पहले वास्तविक संख्याएं आखिर क्या होती हैं। तो आपको 9th में भी बताया गया होगा कि परिमेय संख्या जितनी भी होंगी, जितनी भी परिमेय संख्या होंगी वो प्लस में अपरिमेय संख्या, इन सबको यदि मिला दिया जाए तो जो संख्याओं का समूह बनेगा वो संख्या कहलाएगी वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। किसको? वास्तविक संख्या को, रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आएगी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आपको तो ऐसा लगेगा कि इसमें तो सारी संख्याएं आ गई, लेकिन नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे कि माइनस अंडर रूट के अंदर -20 या फिर अंडर रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या आ जाए, कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, कोई भी नेगेटिव नंबर अंडर रूट के अंदर, तो ये न परिमेय संख्या कहलाता है न ही अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये काल्पनिक संख्या कहलाती है, इमेजिनरी नंबर, जो कि आपको अगले क्लास में पढ़ना होगा, 11वीं क्लास में। बात समझ में आई? तो रियल नंबर समझ में आया। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी को शामिल कर लिया जाए तो जो समूह बनेगा उस समूह को कहेंगे कि ये वास्तविक संख्या का समूह है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, और हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या फिर एल्गोरिथम, ठीक है ना। नाम सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप इसके बारे में जानते हैं। आप 5वीं 6ठी क्लास से ही इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बस नाम नहीं जानते थे। देखते हैं, ठीक ना, कि ये क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक, मान लेते हैं कि दो संख्या है a और b, ये दो संख्याएं हैं धन पूर्णांक। कौन सी संख्याएं हैं? धन पूर्णांक। अब ये धन पूर्णांक कौन सी संख्या होती है भाई? घबराना नहीं, धन पूर्णांक का मतलब प्राकृतिक संख्या, ठीक ना। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये एल्गोरिथम है, ये आपको प्राकृतिक संख्या को लेकर बताया जाएगा। हालांकि ये वास्तविक संख्या के लिए भी मान्य है, वैलिड है, सत्य है, लेकिन आपको बताया जाएगा सिर्फ प्राकृतिक संख्या को लेकर, यानी कि धन पूर्णांक। ये धन पूर्णांक क्या होता है भाई? ठीक है, समझते हैं। ठीक है, देख लो पहले। मान लो पूर्णांक संख्या आप लोग जानते होंगे। पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 और आगे इधर जितनी भी संख्याएं, और इधर ऋणात्मक में इधर जितनी संख्याएं, इनको कहते हैं पूर्णांक। तो ये जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं इनको कहते हैं ऋण पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक। और ये जो 1 से शुरू होकर आगे जाती हैं इनको कहते हैं धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। तो ये बताओ, 1 से शुरू होने वाली जो भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। 0 क्या होता है? 0 ना धन पूर्णांक होता है ना ही ऋण पूर्णांक होता है। तो धन पूर्णांक समझ में आया। तो यहाँ से बात करते हैं हम लोग अपना, बात करते हैं कि a और b दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं, तो इनमें एक रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा? a =
बी क्यू प्लस आर, जहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, जहाँ आर जो होगा ये आर, ये 0 से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। समझ में आ रही बात? इस बात को समझना पड़ेगा आपको, ठीक ना। यही है एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कि जब दो संख्या दी हो आपको, कोई भी दो संख्या प्राकृतिक संख्या, तो इन दोनों संख्याओं में एक रिलेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे आपको अभी पल्ले नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, पल्ले नहीं पड़ा, इसको इस तरीके से समझो। मान लो कि 22 में हमें 5 से भाग देना है, 22 में 5 से भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 5 चौका 20, कितना बचा? 2 शेषफल बचा। शेषफल कितना बचा? 2। ये क्या है? शेषफल है। इंग्लिश में इसी को रिमाइंडर बोला जाता है, ठीक। ये क्या है? भागफल है, इसी को क्वोटेंट बोलते हैं, ठीक। ये क्या है? जो इसमें भाग दिया गया है इसको भाज्य बोला जाता है, और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोला जाता है, डिवाइडर, डिवाइडर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो भाज्य है 22, ये 22 और ये 5, इसमें क्या रिलेशन हो सकता है? 5 और 22 में क्या रिलेशन हो सकता है कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 22, इसको मैं लिख सकता हूँ 5, यानी कि भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। 5 चौके 20, 2 22। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ये जो है ये क्या है आखिर? ये है शेषफल, और ये क्या होता है? क्यू क्या होता है? भागफल। ये क्या है? भाजक। ये क्या है? भाज्य। आप इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हो कि भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कि दो संख्या हो तो इनमें रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r जो होगा वो 0 से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है, और b से हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब बहुत मायने रखता है। समझ में आई बात? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में आया क्या होता है? एक बार फिर से समझो। दो संख्या हो, कोई भी दो संख्या, तो उनमें रिलेशन लिखना हो तो एक संख्या को इधर लिखेंगे, भाज्य मान लेंगे, बड़ी संख्या को जनरली माना जाता है, ठीक ना। तो बड़ी संख्या को भाज्य मान लेंगे, छोटी संख्या को भाजक। तो भाजक गुणते भागफल, क्वोटेंट क्यू, क्वोटेंट भागफल प्लस आर शेषफल, रिमाइंडर, रिमाइंडर आर शेषफल, ठीक। इतनी बात समझ में आई? तो यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट है, शेषफल वाली, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखना है,
इस बात को थोड़ा सा फील करते हैं, हम लोग फील करते हैं, ठीक ना, एग्जाम्पल्स के थ्रू फील करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि a और b कोई संख्या हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ पे r जो होगा, जहाँ पे r जो होगा, ये r जो होगा वो 0 से छोटा, सॉरी 0 से बड़ा या फिर बराबर, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। इस बात का सबसे इम्पोर्टेंस है। आपके सवाल में कब इम्पोर्टेंस पता चलेगा? जब हम लोग किसी संख्या का रूप, मैंने बताया था कि इसके दो अनुप्रयोग हैं, एक तो HCF ज्ञात करना और एक संख्या का रूप ज्ञात करना। तो इसका इम्पोर्टेंस वहाँ पे पता चलेगा जहाँ पे संख्याओं का रूप पता करेंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल लेते हैं, बारी बारी से समझते हैं उसको, ठीक ना। शेषफल को समझते हैं। हालांकि आप लोग बचपन से भाग करते आ रहे होंगे, तो मैं यदि बोलूं कि मान लो 15 में आपको 5 से भाग देना है, ठीक ना, 15 में 5 से भाग देना है, 5 से, तो क्या आएगा? भागफल आएगा 3, 15, 5 3 15 और शेषफल हो गया 0, कि नहीं। ये शेषफल बताएगा, यहाँ आर बताएगा आपका, ठीक। यानी कि मैंने 5 से 15 में भाग दिया, ये भाजक है और ये भाज्य है, ठीक ना। तो 5 से 15 में भाग दिया तो शेषफल क्या आया? 0, ठीक। समझना, बात को समझना, ठीक। यदि मैं 5 से 16 में भाग दूं, 5 से किस में भाग दे रहा हूँ? 16 में, ठीक। 5 से यदि 16 में भाग दूंगा तो 5 तिहाई 15 घटेगा, 1 बचेगा, शेषफल 1 होगा, ठीक ना। यदि मैं 5 से 17 में भाग दूं तो शेषफल 2 बचेगा, कि नहीं। यदि मैं 5 से 18 में भाग दूं तो 5 तिहाई 15 और 18 में से 15 गया, 3 शेष बचा। इसी तरीके से 5 से यदि मैं 19 में भाग दूं तो 4 शेष बचेगा, लेकिन 5 से मैं जैसे ही 20 में भाग दूंगा शेषफल 0 आ जाएगा। समझो, 5 से मैं 20 में भाग दूंगा तो 4 बार चले जाएगा, 5 चौके 20, कि नहीं। तो ये शेषफल 0 हो गया। हम लोग शेषफल को देख रहे हैं, ठीक ना। यदि मैं 5 से 21 में भाग दूंगा तो शेषफल 1 आने लगेगा, 5 से मैं 22 में भाग दूंगा तो शेषफल 2 आने लगेगा। यानी कि यहाँ से एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये निकल कर सामने आती है, जो मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा फील करो। ये जो 5 से मैंने भाग दिया तो 5 भाजक है, तो शेषफल जितना भी आ रहा है वो 5 से छोटा ही है, 5 से ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा। इसके बाद तो रिपीटेशन होने लग रहा ना। समझ में आ रही बात? यानी कि जब 5 भाजक होगा तो शेषफल क्या क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी क्या क्या है? 0 शेषफल आने की पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 और 4, ठीक। तो ये 4 5 से छोटा, 0 के बराबर भी आ सकता है शेषफल, 0 के बराबर भी शेषफल आ सकता है, ठीक। लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं होगा। आप बचपन से भाग देते आ रहे होगे, आपको कभी भी भाग दिए होगे तो शेषफल माइनस में नहीं लाए होगे, या तो 0 आया होगा, पूरा पूरा कट गया होगा तो 0 आया होगा, या फिर कुछ संख्याएं होगी शेषफल जो कि हमेशा भाजक से छोटी रही होगी, हमेशा, ठीक।
तो यहाँ से दो बातें निकल कर सामने आती है। पहली कि जो शेषफल आएगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। शेषफल जो आएगा हमेशा भाजक से छोटा होगा। ठीक, पहली बात क्या निकल कर सामने आई कि जो शेषफल होगा r वो भाजक से हमेशा छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। कोई भी देख लो, कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो, ठीक ना। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि जो r की संख्या होगी, ठीक, r की संख्या वो भाजक के बराबर होगी, भाजक के बराबर होगी। मतलब ये नहीं समझ में आया, ये आप क्या कहना चाह रहे हो भाई? मतलब समझो कि r की जो संख्या है, कै ठो r आ सकता है, कै ठो r आने की पॉसिबिलिटी है, तो वो भाजक के बराबर। जितना भाजक होगा उतने r आने की संभावना है। जैसे 5 भाजक है तो आपको शेषफल 5 ठो आने की संभावना है, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। तो कितने कितने आने की संभावना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो भाजक 5, तो 5 तरह के शेषफल के आने की संभावना। भाजक 4, तो 4 तरह के शेषफल आने की संभावना। कौन कौन? 0, 1, 2 और 3, कि नहीं? 4 भाजक होगा तो 4 शेषफल नहीं आ सकता। शेषफल जब भी होगा भाजक से कम ही होगा। और कितने होंगे? जितने भाजक होगा, जितना भाजक होगा उतने तरह के शेषफल आएंगे। समझ में आ रही बात? यदि भाजक 3 हुआ, भाजक कितना हुआ? 3 हुआ, तो 3 तरह के शेषफल आएंगे। कौन कौन? या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है। 3 आ सकता है? नहीं, भाजक 3 होगा तो शेषफल 3 नहीं आएगा। ये बात क्या बोल रहा है? समझ में आ रही बात को? फील हो रहा कि नहीं? अब तो अच्छे से फील हो गया होगा। समझ में आ रही बात? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर एल्गोरिथम यही है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r जो होगा 0 के बराबर या फिर बड़ा होगा, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। ये देखो, ये भाजक है, ये भाजक, ये भागफल है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे? कि मान लो संख्या हो 57 और एक संख्या हो 20। एक संख्या हो 57, एक संख्या हो 20। तो इसको इस रूप में लिखना हो तो बड़ी संख्या को मैं क्या मान लूँगा? भाज्य। ठीक, तो 57 बराबर मैं लिख सकता हूँ, छोटी संख्या को मान लूँगा भाजक। तो 20 गुणते 2, 20 दूना 40, और 40 प्लस 17, 40 प्लस 17 57 हुआ कि नहीं? समझ में आ रही बात? तो ये देखो, ये शेषफल जो है इससे छोटा ही है कि नहीं? अगर बहुत बड़ी संख्या दे दे, बहुत बड़ी संख्या दे दे, मान लो 526 हो आपको, और एक संख्या हो 20, एक संख्या हो 526, एक संख्या हो 20, ठीक ना। तो इस तरह की संख्या हो तो इसको इस रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो मैं क्या करूँगा, 526 में 20 से भाग दे दूँगा। तो 20 दूना 40, कितना शेष बचा? ऊपर से 2 उतरा, इधर से 1, इधर से 6, 20 छक्का कितना हुआ? 6 दूना 12, 120, 20 छक्का 120, यहाँ से शेषफल हुआ 6। अब कोई ऊपर संख्या नहीं है तो लास्ट में शेषफल आ गया 6।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ किसको, भाजक को। 526 को मैं लिख सकता हूँ 20 गुणते 26 प्लस शेषफल कितना आया 6। समझ में आ रही बात? ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अभी आप थोड़ा, आपका लेवल बढ़ चुका है ना, आप 10वीं कक्षा में आ चुके हो, तो 10वीं कक्षा में आए हो तो कम से कम कुछ अलग लिखोगे तब तो पता चलेगा ना कि आप अलग स्टैंडर्ड लेवल पे आ गए हो 5वीं 6ठी क्लास से। तो ये आपका स्टैंडर्ड लेवल है। इसी भाग को आपको इस रूप में लिखा गया है। थोड़ा सा 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों से आप अलग करोगे तब तो आपका स्टैंडर्ड लेवल कहलाएगा ना। आप 10वीं कक्षा में आ चुके हो, तो इसी चीज़ को, इसी भाग को ही इस रूप में लिखा गया है। यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कि यदि दो संख्या हो तो उनको इक्वल के रूप में रिलेशन निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा हो, भाग दे दो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, कुछ भागफल आएगा, कुछ शेषफल आएगा। तो बड़ी संख्या को यहाँ लिखेंगे, ये भाजक हो जाएगा, तो भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। समझ में आ रही बात? तो ये था आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसमें कि आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये देखा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें कि ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इससे भी इम्पोर्टेंट बात शेषफल वाली, कि जो शेषफल आता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है और 0 के बराबर या फिर बड़ा होता है। इस बात का मतलब ये है, ठीक ना। तो अब हम लोग ये सीख चुके हैं, ठीक, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक। जैसे मान लो आपके पास हो 134 और एक संख्या हो 9, ठीक। एक संख्या है 134 और एक संख्या है 9। तो इनमें यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इस छोटी संख्या से इसमें भाग दे देंगे, ठीक ना। यहाँ पे मैं भाग दे के देख लेता हूँ। 134 में ये 9 से भाग दूंगा तो 9 क्या हो जाएगा, भाजक, ठीक। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, उतरेगा 4, 13 में से 9 हो गया 4, और ऊपर ये 4 जो है वो उतरा तो 44 हुआ, और 9 चौके 36, ठीक। कितना शेषफल बचा, यहाँ से एक हासिल लगा 14, 14 में से 6 गया 8, और ये कट जाएगा। अब ऊपर तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है कि उतारे, यानी कि ये शेषफल हो जाएगा। तो ये हुआ आपका Q और ये हुआ आपका R, और ये आपकी संख्या है B, यानी कि भाजक। ये आपका संख्या हो गया A। तो हम लोग कहते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। तो A 134, B हो जाएगा आपका 9, और Q हो जाएगा आपका 14, और प्लस R कितना है 8। ये हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा के इनमें एक रिलेशन बना लिया। समझ में आई बात? बड़ी संख्या हो तो उसमें भी भाग दे के निकाल लेंगे, ये भागफल हो जाएगा। भागफल का मत इंग्लिश में बोलते हैं क्वोटेंट। भागफल को इंग्लिश में बोला जाता है क्वोटेंट। ये मैंने बताया। तो यही Q लिया जाता है, BQ प्लस R शेषफल रिमाइंडर होता है। अब हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अच्छे से समझ लिया है, तो हम लोग अगले वीडियो में इसका प्रयोग देखेंगे कि इसके प्रयोग से हम लोग दो संख्याओं का मसा कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे। प्लस में उसी वीडियो में हम लोग संख्याओं का रूप देखेंगे कि सम संख्या का रूप ऐसा होता है, विषम संख्या का रूप ऐसा होता है, किसी भी संख्या का घन करेंगे तो उसका रूप ऐसा होता है, 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का रूप ऐसा होता है, ठीक।
ठीक ना, वो प्रूफ करना सीखेंगे। किसके द्वारा? इसी एल्गोरिथम के द्वारा, इसी प्रमेयिका के द्वारा, ठीक ना। यहाँ पे दो बातें लिखी हुई है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम। इस प्रमेयिका और एल्गोरिथम में बस थोड़ा सा अंतर है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।